अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिराइवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। हर चीज़ जो है हम क्लियर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो शेल है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इस ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट है या थर्ड ऑर्बिट है या फोर्थ वन ऑर्बिट है, इसमें इसकी कितनी एनर्जी होगी, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, सेकंड में कितनी होगी और थर्ड एंड सो ऑन। तो इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और इस चीज़ को हम डिराइव भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ऑर्बिट में, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो इज़ इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन जो है जो अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है, इसकी दोनों एनर्जी को जब हम जमा करेंगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इक्वेशन 1 में हम सबसे पहले के ई जो है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको मालूम करेंगे। तो के ई आप लोगों ने पढ़ा होगा फिज़िक्स में या पढ़ लेंगे। के ई इज़ इक्वल टू है किस चीज़ के बराबर है? हाफ 1/2 mv²। यानी ये चीज़ आप लोग फिज़िक्स में पढ़ लेंगे, इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना कि के ई 1/2 mv² की किस तरह बराबर है। ये आप लोग डिराइव करेंगे। डिराइवेशन इसका बहुत लंबा है, अगर मैं इसको भी स्टार्ट कर लूँ तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरह मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो जब मोशन में मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है, तो इसकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है अराउंड द न्यूक्लियस, यानी ये इस ऑर्बिट में घूमता है, तो ये हरकत में है, इसी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसको हम मानते हैं इक्वेशन 2। इसको क्या मानते हैं? इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है? अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो डिराइवेशन ऑफ रेडियस देखी होगी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इज़ इक्वल टू है एफ कोलम्बिक फोर्स। किस तरह इज़ इक्वल टू है, ये आप लोग डिराइवेशन ऑफ रेडियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ सेंट्रीफ्यूगल इज़ इक्वल टू एफ कोलम्बिक। तो यहाँ पे एफ सेंट्रीफ्यूगल ये इक्वल था किस चीज़ के बराबर था? mv²/r। ये इस चीज़ के बराबर था, अगर आप लोगों को याद हो। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे आप लोग नोट करें। इसके अलावा एफ कोलम्बिक जो है ये हमारे पास इक्वल था Ze²/4πε0r²। कोलम्बिक फोर्स इस चीज़ के बराबर था और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस चीज़ के बराबर था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस आर को एक आर से कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा कि mv² इज़ इक्वल टू Ze²/4πε0r²। ख़त्म हुआ, ठीक। तो ये mv के बराबर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे mv की जो वैल्यू है इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि के ई इज़ इक्वल टू हाफ mv की जगह हम ये लिखते हैं क्योंकि ये इसकी वैल्यू है और इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करते हैं। तो Ze²/4πε0r, और इस इक्वेशन को हम मानते हैं इक्वेशन 3 इसको हम मानते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे?
पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास निकल आ चुकी है। यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम पोटेंशियल एनर्जी भी पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी पुट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकल आ गई। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको अब हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाए और वो कुछ न कुछ डिस्टेंस भी कवर करे, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके ऊपर हमने क्या किया, फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब इसने डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से आया यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कवर हुआ, डिस्टेंस। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी किसी चीज़ के ऊपर हमने फोर्स लगाया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, वहाँ पे वर्क हुआ, तो इस चीज़ को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू फोर्स ज़रबे डिस्टेंस। यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल टू है फोर्स ज़रबे डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में हो, मान लो ये हमारे पास क्या है, एटम है, न्यूक्लियस है एटम का, क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, क्या है, ऑर्बिट है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी में मौजूद है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स देते हैं ताकि ये यहाँ से चला जाए, इस ऑर्बिट में चला जाए, इस ऑर्बिट में चला जाए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से गया, इस ऑर्बिट में आया, किस में आया, इस ऑर्बिट में आया। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, हमने बोर का एक पोस्टुलेट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। क्या होगी, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन जितना करीब होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे एनर्जी कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसने एनर्जी क्या किया, मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई। तो हम यहाँ पे लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस फोर्स, ठीक। अब मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, अब वो कम हो गई, मतलब रिलीज़ हो के यहाँ पे आ गई और उसकी एनर्जी अब इसके मुकाबले में कम है इस पोजीशन में। तो माइनस हमने लगा लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे। यानी f कोलम्बिक जो था, यहाँ पे ऊपर जो हमने बात की कि f कोलम्बिक इज़ इक्वल टू, यानी इनकी बीच यहाँ पे अब अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। तो यहाँ पे f हमारे पास इक्वल टू बन जाएगा, f किस चीज़ के बराबर होगा, तो पी ई इज़ इक्वल टू माइनस, इसके अलावा एफ़ कोलम्बिक बराबर है जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे डिस्टेंस से मुराद रेडियस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये आर इस आर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इज़ इक्वल टू होगा माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये किस चीज़ के बराबर है, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब इस को हम इक्वेशन 4 मानते हैं। कौन सा मानते हैं, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 4 ये है और इक्वेशन 3 ये है और इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है इक्वेशन 1 कुछ इस तरह था कि E इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी
और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे 1/2 ये इक्वेशन 3 हम पुट कर रहे हैं। ये वाला इक्वेशन आप लोग देख लें, ये वाला, ये क्या कर रही हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। Z² डिवाइडेड बाई 4πε0r माइनस, इसके साथ साइन क्या है, माइनस है, तो हम माइनस लगाते हैं। Z² अब ये हम जो इक्वेशन 2 है, सॉरी 4, यानी पोटेंशियल एनर्जी हम इस वक्त पुट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, Z² इज डिवाइडेड बाई 4πε0r। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इस तरह कारोबार करते हैं कि यहाँ पे 2 जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को ZE से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे ZE जब इसके साथ ज़रब का आएगा तो वही ZE² आएगा, ZE²। ठीक, इसके बाद 2 जब 4 के साथ ज़रब का आएगा तो यहाँ पे 8 आएगा, 8πε0r माइनस ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का LCM लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का LCM लेंगे। तो LCM जो है यहाँ पे ये बड़ा है, तो हम इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो 8πε0r। अब ये इसके ऊपर एक बार जाता है, यानी एक बार जाता है, तो एक को हम यहाँ पे ZE से ज़रब देंगे। तो ZE को जब एक के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वही ZE² हमारे पास आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये इसके ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो हम 2 को इसके साथ ज़रब देंगे, तो -2ZE²। LCM आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी हम पहले LCM लेंगे, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब ये वैल्यू जो है ये वाली, ये इसके ऊपर एक बार जाती हैं, तो 1 को हम इस ZE के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा ये वैल्यू इसके ऊपर 2 दफ़ा जाती हैं, तो यहाँ पे हम 2 को ZE के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। LCM शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझसे भी अच्छा आता होगा। तो यहाँ पे हमने LCM निकाला। इसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे किया पेस्ट। क्या किया, पेस्ट किया, तो हम दरमियान में लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ZE के साथ यहाँ पे 1 है, 1 जब 2 से चला जाए तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, लेकिन साइन ये बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि E हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है -ZE²। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा हिस्सा है, साइन यहाँ पे इसकी हम लगाएंगे, तो ZE² -ZE² डिवाइडेड बाई 8πε0r। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, कि यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ कि E टोटल एनर्जी है इज इक्वल टू -ZE² डिवाइडेड बाई 8πε0 मल्टीप्लाई बाई, यानी R को हमने अलग किया, तो 1/R। अब ये R जो है, इसकी वैल्यू हमने डिराइवेशन ऑफ रेडियस में निकाला था। यानी जब हम डिराइवेशन ऑफ रेडियस डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे हमने R निकाला था, और इसकी वैल्यू थी n² h² डिवाइडेड बाई ZE² πm, राइट। अब ये वैल्यू यहाँ पे इसको हम मानते हैं इक्वेशन 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 5। तो हमारे पास ZE इक्वल बन जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाई 8πε0 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करते हैं,
तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर पाई m। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइडेड में है, हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर लेके जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा E इज़ इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो जेड ई स्क्वायर पाई m, राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये पाई जो है इस पाई के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा कि टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई जेड ई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इनको हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ डिफरेंट कलर से शो। यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे माइनस है, इसके अलावा यहाँ पर भी माइनस है, माइनस उसी तरह आ रहा है, तो आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करना, यहाँ पे माइनस है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि ई टोटल एनर्जी है इज़ इक्वल टू जेड के साथ ज़रब का आएगा तो जेड स्क्वायर, राइट, इसके बाद ई के साथ ज़रब का आएगा तो ई की 4, m उसी तरह रहेगा डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट के साथ ज़रब का आएगा तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे सिर्फ z वेरिएबल है और यहाँ पे n वेरिएबल है, यानी z एटॉमिक नंबर कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसके अलावा ऑर्बिट जो है n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, नंबर ऑफ शेल को, तो ये भी एक हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे E4M, इसके अलावा 8 एप्सिलॉन नॉट और h स्क्वायर, ये सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा कि E इज़ इक्वल टू, इसको हमने किया अलग, यहाँ पे E4 माइनस E4M 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर। अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने मालूम किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, इसके अलावा ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वैल्यू है वो आप लोग देख लें। इसके अलावा 8 भी कांस्टेंट है और ये वैक्यूम परमिटिविटी है जो आई थिंक बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने डिस्कस किया था। ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी भी एक ख़ास वैल्यू है, और ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी भी एक अपनी वैल्यू है। इसके अलावा हमारे पास ये बन जाएगा ये इक्वेशन, यानी हम जो जेड स्क्वायर है और एन स्क्वायर है उसको करते हैं अलग, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सबको, तो इसका जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी होगी, 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -18 जूल पर एटम, ये क्या है, इसकी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ई इज़ इक्वल टू -2.18 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर जूल पर एटम। अब चूँकि बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर था, अब अगर हम हाइड्रोजन एटम मान लो ये क्या हाइड्रोजन एटम है, न्यूक्लियस है और ये उसका शेल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक, यानी एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे हम जब 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर, तो
1 ही आएगा, यानी Z की जगह हम यहाँ पे प्रोटॉन की नंबर पुट करते हैं। Z हमारे पास एटॉमिक नंबर है, तो 1 की स्क्वायर लेंगे तो वही 1 आएगा। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, नोट करें ये किस चीज़ के लिए लिखते हैं, E इज़ इक्वल टू फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए लिखते हैं। E इज़ इक्वल टू -218 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -18, राइट, और मल्टीप्लाई बाई 1/n²। अब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का ज़्यादा नहीं हो सकता, इसी वजह से हम 1 लिखते हैं। तो जूल पर एटम। अब अगर इस वैल्यू को हम किलो जूल पर मोल लेंगे, यानी यहाँ पे जूल पर एटम है, हम कन्वर्ट करते हैं किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह कारोबार करेंगे कि ये जो 2.18 है, 2.18 ज़रबे 10 की पावर -18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022, यानी जो एवोगैड्रो नंबर है, ज़रबे 10 की पावर 23 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1000, क्योंकि 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कितना होगा, वो होगा 1312, यानी जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1312.36 किलो जूल पर मोल, राइट। अब इस वैल्यू की जगह हम क्या करते हैं, ये वैल्यू लिखते हैं। ये फॉर एटम के लिए है, सिंगल एटम के लिए, ये फॉर मोल के लिए है। तो हम इस तरह लिखेंगे ये इक्वेशन कि E इज़ इक्वल टू, लेकिन नोट करिए ये फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए है, E इज़ इक्वल टू -1312.36 मल्टीप्लाई बाई 1/n² किलो जूल पर मोल, राइट। इसके बाद ये जब 1 के साथ ज़रब खाएगा तो यही वैल्यू आएगी। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए कि E इज़ इक्वल टू -1312.36 डिवाइडेड बाई n² और यहाँ पे किलो जूल पर मोल, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल इक्वेशन है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए 1 मोल के लिए। कितने के लिए, 1 मोल, एटम के लिए नहीं। एटम के लिए आप लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, अगर 1 मोल लेंगे तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हम हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके लिए निकालते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ऑर्बिटल है उसके लिए निकालते हैं, जो थर्ड ऑर्बिटल है उसके लिए निकालते हैं, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, सबकी एनर्जी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर जाके इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। और यहाँ पे मान लो ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, उसको हम करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे हम E1 लगाएंगे। E1 से मुराद कि फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू -1312.36। अब यहाँ पे n कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम 1 का जब स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर, तो वही 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं और किलो जूल पर मोल उसी तरह है। 1 जब डिनोमिनेटर में हो तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, यानी ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि E1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हाइड्रोजन एटम में कितनी होगी, -1312.36 किलो जूल पर मोल, यानी अगर 1 मोल हाइड्रोजन हम ले लें तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी -1312.36 किलो जूल पर मोल होगी, किलो जूल पर मोल होगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे हमारे पास
सेकेंड ऑर्बिट हो। यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट भी हाइड्रोजन का हो सकता है, लेकिन ये एक्साइटेड ऑर्बिट होगा। एक्साइटेड ऑर्बिट का मतलब ये है कि ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन है, यानी नॉर्मली इस तरह इसका वन शेल होता है और इसमें रिवॉल्व करता है। जब ये एनर्जी गेन करता है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जंप लगाएगा, तो यहाँ पे न्यू शेल होगा, वो एक्साइटेड शेल होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे जब जंप लगाएगा, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की और इस शेल की, ये भी हमने क्लियर किया था बोर पोस्टुलेट में कि जितनी इलेक्ट्रॉन यानी जितनी ऑर्बिट की एनर्जी होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की होगी। तो यहाँ पे ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी। तो हम सेकेंड सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या करते हैं, निकालते हैं। तो E2 इज़ इक्वल टू -1312.36 और यहाँ पे n स्क्वायर है, फार्मूले में क्या है, n स्क्वायर है। तो यहाँ पे n कितना है सेकेंड ऑर्बिट के लिए, n कितना है 2 है, कितना है 2। तो n2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। कितना आएगा 4। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं डिवाइडेड बाई 4। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, सॉरी एनर्जी हमारे पास E2 के लिए आ जाएगी, यानी E2 यानी दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -328.32 किलो जूल पर मोल। ये सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। मान लो थर्ड शेल है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक्साइटेड ऑर्बिट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने छलांग लगाया, तो इस ऑर्बिट में इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, यही इक्वेशन हम क्या करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे। तो E3 इज़ इक्वल टू -1312.36, सिर्फ n जो है चेंज हो रहा है, फार्मूले में यहाँ पे जो n है ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यानी n इज़ इक्वल टू थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू 3 है और 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। कितना आएगा 9। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम अब क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो इस वैल्यू को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा E3 इज़ इक्वल टू -145.92 kg पर मोल। ठीक, तो ये हमने थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हमने निकाली। इसके अलावा जो फोर्थ वन ऑर्बिट है उसमें n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो 4 का जब आप लोग स्क्वायर लेंगे तो 4 हमारे पास आंसर आएगा 16। अब ये 16 डिनोमिनेटर में आप पुट करें और ये वैल्यू जो है उस पर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर निकल आ जाएगा। इसके अलावा अगर फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5 का जब आप लोग स्क्वायर लेंगे, यानी 5 × 5, तो 5 5 25। अब डिनोमिनेटर में 9 के बजाय 25 लिखेंगे, फिर डिवाइड करें, आप लोग चेक करें कितनी वैल्यू आती है। साथ साथ यहाँ पे kg पर मोल भी लगाए। इसके अलावा अगर 6 ऑर्बिट हो तो 6 का स्क्वायर जब आप लोग लेंगे तो 6 × 6 तो 6 36। तो डिनोमिनेटर में आप क्या लगाएंगे, 36 लगाएंगे यहाँ पे। फिर कैलकुलेशन कर ले, कैलकुलेशन के बाद आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी और साथ में kg पर मोल भी लिखे। तो वो 6 शेल के लिए होगी, ये 5th शेल के लिए होगी, ये 4 के लिए होगी, थर्ड के लिए, 2 के लिए, फोर्थ के लिए हमने निकाल दी। तो वो जब वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आप लोग ने कमेंट में ज़रूर उसका आंसर देना है कि कितना आया वैल्यू। कैलकुलेटर ओपन करें और साथ साथ डिवाइड और ये कैलकुलेशन खुद कर ले। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।